नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। मैं नेहा कुमारी, ग्रामीण स्वास्थ्य संगठन CMSMED की शिक्षिका, आज आपके बीच में क्लास लेने के लिए। तो आज हम टॉपिक करने वाले हैं श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। इसके बारे में रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर श्वसन तंत्र, ठीक है। श्वसन तंत्र के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। श्वसन तंत्र क्या है, बता सकते हैं कोई? श्वसन तंत्र क्या है? श्वसन तंत्र एक संगठन है, मतलब जैसे हम सांस लेते हैं वो किस किस अंग के द्वारा, किस किस रास्ते के द्वारा जाता है, उसी के बारे में जानते हैं। सही बात है। तो कि हम सांस लेते हैं, सांस तो हर कोई लेता ही है। अगर सांस नहीं ले तो हम लोग नहीं रहेंगे, यानी हम लोग जीवित है, इसका प्रमाण ही है कि सांस ले रहे हैं, ठीक है। हम लोग जीवित है, इसका प्रमाण है सांस ले रहे हैं। सजीव निर्जीव का हम लोग अंतर कैसे कर पाते हैं? बेसिक सांस से ही कर पाते हैं ना। ये सजीव है, ये निर्जीव है। जिस डेस्क पे आप बैठे, बेंच पे बैठे हैं, क्या वो सांस ले रही है? नहीं ना, वो नहीं ले रही है। इसका मतलब वो निर्जीव है। या फिर कोई आदमी ही मृत है या फिर कोई जीवित है। मृत है यानी उसका सांस बंद हो गया तो मृत हो गया, है ना, तो वो निर्जीव हो गया। जब सांस लेना बंद हो गया, मृत हो गया, निर्जीव हो गया। लेकिन जब सांस चल रहा है तो हम लोग सजीव हैं। तो श्वसन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना खाए बिना पिए कुछ दिनों तक हम लोग रह नहीं सकते हैं, बस बिना सांस लिए हम लोग नहीं रह सकते हैं, ठीक है। सांस लेने के लिए हमें, जब तक सांस ले रहे हैं तब तक हम लोग जीवित हैं। तो अब क्या है कि हम लोग जो सांस ले रहे हैं श्वसन तंत्र, उसमें कौन कौन से अंग आ रहे हैं जो कि हम सांस लेने में हमारा सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। क्या है? एक संगठन है, तंत्र है, जिसमें बहुत सारे अंग इसमें शामिल होंगे, जिसमें जैसे कि हम सांस लेंगे और वो हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट होगा, ठीक है। अब क्या कौन कौन से अंग आते हैं श्वसन तंत्र में? स्टार्टिंग से बताइए, कौन कौन से अंग आते हैं? नाक आते हैं, नोज आते हैं, क्योंकि कोई भी हम सांस लेंगे तो ऑक्सीजन वगैरह लेते हैं, वायु के द्वारा लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन वगैरह लेते हैं तो कहाँ से जाता है? हमारे नाक से जाता है। नाक के बाद आपका फेरिंग्स आता है, लैरिंक्स, ठीक है। फिर क्या आता है? ब्रोंकस आता है। उसके बाद ब्रोंक्यूल्स आता है, लंग्स आता है, एल्वियोलाई आता है। तो कौन कौन से अंग आते हैं वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या आते हैं? सबसे पहले तो नोज आएंगे। क्या आएंगे? नोज आएंगे। फिर क्या आएगा? फेरिंग्स आएगा। फिर क्या आएगा? फेरिंग्स आएगा। फिर लैरिंक्स आएगा। फिर ट्रैकिया आएगा। फिर ब्रोंकस आएगा। फिर ब्रोंक्यूल्स आएगा। फिर एल्वियोलाई आएगा। उसके बाद क्या आएगा? लंग्स आएगा, ठीक है। क्या आएगा? लंग्स आएगा। इतने सारे अंग, ये सब क्या हुए? एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन हुए। क्या हुए? रेस्पिरेटरी ऑर्गन हुए। लेकिन जब ये पूरे समूह में काम कर रहे हैं तो क्या कर लेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। समझ में आ गया कि इतने सारे अंग शामिल हो रहे हैं हमारे श्वसन तंत्र में, यानी कि हम जो सांस ले रहे हैं इतने सारे अंगों का हमारा काम चल रहा है। बट इसमें से कोई भी अंग अगर खराब हो गया तो हमारा श्वसन तंत्र बिगड़ेगा, है ना। अगर कोई भी अंग उसमें से खराब हो गया तो क्या होगा? श्वसन तंत्र बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर एक क्या है, तंत्र को हम कैसे समझ सकते हैं? ये श्वसन तंत्र क्या है? एक परिवार है, ठीक है। उस परिवार में ये सारा क्या है? सदस्य है। उस सदस्य में किसी भी सदस्य का अगर काम गड़बड़ होगा तो क्या होगा? काम अगर गड़बड़ होगा तो क्या होगा? उस परिवार भी बिगड़ेगा, होता है ना। मान लीजिए सपोज डेट की एक परिवार है, परिवार में किसी भी सदस्य का अगर तबीयत खराब हो जाता है, उसमें सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। मान लीजिए आज का कोई प्लानिंग है कि हम लोग को यहाँ जाना है, मार्केटिंग जाना है, या फिर ये काम करना है, वो काम करना है, एक्स्ट्रा प्लानिंग कर रहे हैं। बट उसी समय किसी सदस्य का अगर तबीयत खराब हो जाए तो क्या वो प्लानिंग कर पाते हैं? नहीं ना, क्योंकि एक सदस्य का तबीयत खराब हो गया, हम लोग उसमें जुटे रहते हैं कि उसका तबीयत ठीक हो जाए, ठीक है। उसी तरह है कि सब क्या है, एक सदस्य की तरह हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा परिवार क्या श्वसन तंत्र, हमारा फैमिली हो गया, परिवार हो गया, और इसके आगे क्या है? सदस्य। इसमें से किसी भी सदस्य का
तबीयत खराब हो यानी कि बिगड़ेगा, कोई भी परेशानी आएगी तो उस परिवार पे परेशानी आएगी। समझ में आएगी, उस परिवार में परेशानी आ गई। चाहे आप नोज ले लीजिए, नोज में किसी भी तरह का प्रॉब्लम, जुकाम, सिंपल कोल्ड कफ होता है ना, जुकाम होता है तो उसमें क्या होता है, नाक बंद हो जाता है। नाक बंद हो जाता है तो सांस लेने में तकलीफ होती है ना, सांस सही से नहीं ले पाते हैं, लगता है जैसे तबीयत पूरा खराब सा, तो मुंह से सांस लेना पड़ता है। जब मुंह से भी सांस लेते हैं तो मुंह सूखा सूखा लगता है, ऐसा लगता है ना। तो फेरिंग्स वगैरह में भी कहीं प्रॉब्लम आ गया, गले में किसी भी तरह का खराश वगैरह है उसमें भी प्रॉब्लम आती है। और कोई किसी भी नली में आपको प्रॉब्लम आए जैसे कि लंग्स वगैरह में, तो सांस लेने में ऑलरेडी क्या होगा, दिक्कत परेशानी आएगी। तो यहाँ तक क्लियर है कि श्वसन तंत्र में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। अगर हम लोग एक रफली ट्राई करें, ठीक है, अपने यहाँ पर उतारे पिक्चर को, कौन कौन से पिक्चर आएंगे, जैसे कि एक मानव ले लेते हैं, ठीक है, क्या है, एक मानव है, यहाँ पे नोज आएगा, ठीक है, नोज फिगर ड्रॉ किया है हम लोगों ने, जिसमें कि यहाँ दिख रहा है कि क्या है, ठीक है, फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स पोर्शन है, लेरिंग्स के बाद ये ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद ये ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल में ये गोल एयर शेप दिख रहा है, क्या है, एल्वियोलाई है, आप 2 लंग्स में, ठीक है। इसी लंग्स के नीचे क्या होता है, क्या होता है, डायफ्राम, ठीक है, क्या होता है, डायफ्राम। इतने सारे अंग हैं श्वसन तंत्र में, ठीक है, इतने सारे अंग हैं श्वसन तंत्र में। अब क्या है कि श्वसन तंत्र को एक बार समझते हैं। जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, क्या है, एयर पाथवे क्या है, हम नोज से सांस लिए, ठीक है, सांस लिए, ये क्या हो रहा है, यहाँ से ट्रेवल हो रहा है ना, ट्रेवल में नहीं कि वहाँ से चल रहा है, रास्ता हो रहा है, चल रहा है, ये चलते चलते शब्द बहुत रहा है, यहाँ से आपको लेफ्ट साइड में गया, राइट साइड में गया, हर एक सेक्टर में जाके यहाँ पर एल्वियोलाई के पास ये एयर पहुँचता है, और वहाँ एयर पहुँच के क्या होता है, वहाँ पर ब्लड वेसल्स आते हैं, ठीक है, आते हैं ना, ब्लड वेसल्स कैपिलरी आती है, जिससे क्या होता है कि हमारी पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, और यहाँ से जो ऑक्सीजन अंदर में गया वो ऑक्सीजन एल्वियोलाई के थ्रू कहाँ जाता है, पूरे शरीर में, पहले हार्ट में जाता है, हार्ट से पूरे शरीर में वो सप्लाई होता है। तो श्वसन क्रिया में क्या होता है, श्वसन क्रिया में हम लोग क्या करते हैं, श्वसन क्रिया में हम लोग क्या करते हैं, ये तो हो गया, हम लोग देख लिए कि कौन कौन से ऑर्गन है, ठीक है, इसमें हम लोग ये देख लिए कि कौन कौन से ऑर्गन शामिल हैं। अब हम लोग ये जानते हैं कि श्वसन क्रिया में क्या होता क्या है, ठीक है, सबको पता है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, होता है ना, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं लेते हैं? अच्छा, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे छोड़ते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन ही छोड़ना चाहिए ना, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लेते हैं ऑक्सीजन। इनहेल क्या करते हैं, इनहेल क्या करते हैं, CO2 लेते हैं ना, और छोड़ते क्या हैं, CO2। ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन लेने के बाद क्या होता है, हमारे पूरे बॉडी में ट्रेवल होता है, पूरे हर एक शरीर को ऑक्सीजन देती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों है, हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता है ना, सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं, हमारे पूरे वातावरण को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। बिना ऑक्सीजन का कोई भी एक्शन रिएक्शन वगैरह नहीं होगा, होगा नहीं होगा ना, पूरा केमिस्ट्री तो पढ़े हुए हैं, जो भी केमिस्ट्री जो भी क्रिया होता है वहाँ पर ऑक्सीजन का होना जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो वहाँ क्रिया नहीं होगी। हमारे शरीर में भी अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो हमारा शरीर सही से फंक्शन नहीं करेगा, क्योंकि जो भी क्रिया कर रहा है उसमें उसको जो भी एनर्जी लग रहा है तो उसमें ऑक्सीजन की बहुत ही आवश्यकता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो उसे प्रॉपर तरह से काम नहीं कर पाएगा, तो ऑक्सीजन जाना जरूरी है। लेकिन जब ऑक्सीजन जाता है तो हमारे ऊपर शरीर क्या करता है कि ऑक्सीजन को कंज्यूम करके, क्योंकि बहुत सारा वर्क कर रहा होता है, वो क्या कार्बनिक पदार्थ क्या करता है, वो निकलता है, जो क्या होता है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, वो हमारे शरीर को हार्म करेगा ना, है ना। एक तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो ऑक्सीजन जा रहा है, बट हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वेस्ट है ना, हमारे शरीर के लिए वेस्ट है, कचरा ही है ना, गंदगी है ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलना चाहिए। तो दोनों चीज हो रहा है कि जो हमारे लिए लाभदायक है ऑक्सीजन वो हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, और जो हानिकारक है वो हमारे शरीर से बाहर आ रहा है, हो रहा है ना, ऐसा हो रहा है ना। हम लोग उल्टा नहीं कर रहे, कार्बन डाइऑक्साइड
लेते नहीं हैं और ऑक्सीजन निकालते नहीं हैं। ऑक्सीजन हमारा शरीर यूज कर लेता है। तो क्या होता है कि ये क्या कहते हैं, श्वसन में यानी कि रेस्पिरेशन में दो प्रोसेस होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रोसेस होते हैं। एक क्या होगा? इंस्पायरेशन। क्या होगा? इंस्पायरेशन। एक क्या होगा? एक्सपायरेशन। यानी कि इनहेल करेंगे और एक्सपेल करेंगे। इंस्पायरेशन में क्या करेंगे? O2 को, O2 हमारे बॉडी में जाएगा, लेना, सांस को लेना, सांस लेना। हम क्या कर रहे हैं? O2 को ले रहे हैं और एक्सपायर में क्या कर रहे हैं? CO2 को छोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? CO2 को निकाल रहे हैं। समझ में आया? क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रश्वसन एवं निश्वासन। प्रश्वसन में क्या कर रहे हैं? O2 को हम लोग अपने अंदर ले रहे हैं, वातावरण से, एयर से हम O2 ले रहे हैं। और निश्वासन में क्या कर रहे हैं? CO2 को निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? CO2 को निकाल रहे हैं। अब ये रेस्पिरेशन का मतलब ही क्या हुआ? ठीक है, रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ? मतलब रेस्पिरेशन का मतलब यही हुआ कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का जाना, यही है ना? क्या हुआ? रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ कि हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन का जाना, यही मतलब है ना? है ना? अब क्या लगता है कि ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी में जा रहा है, जा ही रहा है ना? ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी में जा रहा है। तो ये रेस्पिरेशन को क्या किया गया है? दो भागों में विभक्त किया गया। ठीक है, क्या किया गया? दो भागों में बांटा गया है। किसको? रेस्पिरेशन को। ठीक है, क्या? रेस्पिरेशन को। एक हो जाएगा आपका एक्सटर्नल, क्या होगा? एक होगा आपका एक्सटर्नल और एक क्या होगा? इंटरनल। ठीक है, समझ में आया? एक होगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होगा इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को और क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसको और पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहते हैं। समझ में आया? और इंटरनल को टिश्यू रेस्पिरेशन। ठीक है, समझ में आया? टिश्यू रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो नाम है, समझ में आया? इसी को पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं, इसको एक्सटर्नल को, और इंटरनल को क्या कहते हैं? टिश्यू रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब ही हो रहा है तो ऑक्सीजन का यूज करना, ऑक्सीजन का हमारे शरीर में यूज करना, ऑक्सीजन को लेना। ठीक है, ऑक्सीजन को लेना। एक्सटर्नल से क्या हुआ? जब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ कि हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन हमारे पल्मोनरी तक जा रहा है, यानी कि हमारे क्या कहते हैं, लंग्स तक जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया था एक्सटर्नल, यानी कि जब ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंच रहा है वो हो गया क्या? एक्सटर्नल, यानी कि वो हमारे लंग्स में। लेकिन अब लंग्स से, ठीक है, क्या? लंग्स से ब्लड वेसल्स के थ्रू, ठीक है, लंग्स से ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे हर एक ऑर्गन के पास जाएगा, हर एक कोशिकाओं के पास जाएगा और उसको ऑक्सीजन देगा ना। तो वो क्या हो गया? इंटरनल। क्या हो गया? इंटरनल, यानी टिश्यू रेस्पिरेशन। समझ में आया? टिश्यू रेस्पिरेशन। जब टिश्यू के पास ऑक्सीजन पहुंच रहा है तो क्या हो गया? इंटरनल या फिर टिश्यू रेस्पिरेशन। समझ में आ गया? कि रेस्पिरेशन को दो भागों में हम बांटे हुए हैं, जिसको एक क्या है? एक्सटर्नल और एक क्या है? इंटरनल। एक्सटर्नल को ही क्या बोल रहे हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और इंटरनल को क्या बोल रहे हैं? टिश्यू रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन का मतलब ही हुआ कि जब ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुंच रहा है, लंग्स उसका यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। टिश्यू का मतलब हो गया, इंटरनल का मतलब हो गया जब लंग्स से वो ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे पूरे शरीर में हर एक कोशिकाओं के पास पहुंच रहा है, उस ऑक्सीजन को ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा है। वो क्या हो गया? टिश्यू रेस्पिरेशन। समझ में आ गया? टिश्यू रेस्पिरेशन। इतना तो क्लियर? यानी हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में समझ लिए हैं। रेस्पिरेशन क्या है? ठीक है, दो तरह के रेस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन एक जब हम प्रोसेस है, ये क्या आ जाएगा आपका? प्रोसेस में। क्या आ जाएगा? ये प्रोसेस में आएगा। ठीक है, इसको क्या किसमें करना है? प्रोसेस में। प्रोसेस है कि एक में ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक में ले रहे हैं और एक में छोड़ रहे हैं। समझ में आया? प्रोसेस क्या
बार लेना और उसके बाद छोड़ना, ठीक है, लेना और उसके बाद रेस्पिरेशन का ये टाइप हो गया, ये क्या हो गया, टाइप हो गया, दो भागों में बांटा गया है, एक्सटर्नल और इंटरनल प्रोसेस और टाइप पता हो गया। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आ रहे हैं वो भी हम लोग देखिए, आप एक एक ऑर्गन को हम लोग डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। समझ में आ गया कि ये यहाँ तक हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी ऑर्गन आ रहे हैं उसका हम लोग ऑर्गन आ रहे हैं और हम लोग सांस किस तरह से ले रहे हैं, कहाँ कहाँ ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है, ये सब पता चल गया। अब हम एक एक ऑर्गन को डिटेल से जानते हैं कि नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स के बारे में हम लोग इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए बोर्ड पे कुछ फिगर दिख रहे हैं। हम लोगों ने जो सिस्टम में पढ़ा नोज, नोज के बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, ठीक है। इसमें जो फिगर दिख रहे हैं पिछले क्लास में हम लोगों ने नोज के बारे में डिटेल से जान लिया था, इसलिए नोज का फिगर नहीं बनाया हमने। तो नोज में जो कार्टिलेज होता है, हाइलिन कार्टिलेज, बोन, नेजल बोन का नेजल बोन, ठीक है, वो आप अगर नहीं याद था पिछले क्लास में जब हमने लेक्चर लिया था उसमें जाकर देख सकते हैं। नोज को हम लोगों ने डिटेल से उसमें जाना था, ठीक है। आज हम लोग कवर करते हैं नोज के बाद, ठीक है। नोज के बाद क्या है, सबसे पहले तो फेरिंग्स को देख लेते हैं। नोज के बाद क्या स्टार्ट हो रहा है, फेरिंग्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फेरिंग्स क्या है, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। फेरिंग्स को विभाजित किया गया है, यानी कि नोज की जस्ट पार्ट का जो ट्रैक निकल रहा है, रास्ता निकल रहा है, उसका क्या नाम है, फेरिंग्स। यानी फेरिंग्स स्टार्ट हो रहा है आपका नोज की जस्ट बाद का और कहाँ तक जा रहा है, लैरिंग्स के, लैरिंग्स तक जा रहा है, ठीक है। तो जो नोज के पास है, ठीक है, यहाँ पर 3 भागों में जो विभक्त किया गया है, जो नोज के पास, नेजल के पास है, उसको क्या बोलते हैं, नेजोफेरिंग्स, ठीक है। यानी कि नेज क्लोज हो गया और यहाँ से क्या स्टार्ट हुआ, फेरिंग्स का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया। तो जो जस्ट नोज के पास है वो क्या हो गया आपका, नेजोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स जो आपका माउथ, यहाँ से माउथ का भी आपको ट्यूब जा रहा है, ठीक है, और ट्यूब भी जा रहा है, उसके जस्ट सामने जो पड़ रहा है फेरिंग्स का स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं, ओरोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं, ओरोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स जस्ट लैरिंग्स के पास आके क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है, ठीक है, लैरिंग्स के पास आके मिल रहा है, उसका क्या नाम होगा आपका, लैरिंगोफेरिंग्स। यहाँ पर लैरिंग्स का हमने स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। इस फिगर में फेरिंग्स आप लोग समझ लिए हैं। अब इस फिगर में हम लोग जानते हैं कि फेरिंग्स के बाद ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, लैरिंग्स का है। इसके बाद का ये स्ट्रक्चर जो आपको पीछे दिख रहा है, ये ट्रेकिया क्या है। उसके बाद का ये जो ब्रांच के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है वो किसका है, ब्रोंकस का है, ठीक है। अब लैरिंग्स में दिख रहा है कि ऊपर में एपिग्लोटिस है, हायर बोन है, जस्ट उसी से अटैच आपका ये मसल सकता है, कार्टिलेज से बना हुआ है। किससे बना हुआ रहता है, कार्टिलेज से बना हुआ है, ठीक है। कार्टिलेज क्या होता है, सॉफ्ट बोन, ठीक है, पूरा मसल्स भी नहीं है, सॉफ्ट बोन है, हार्ड। तो ये क्या है, एपिग्लोटिस क्या होता है, एपिग्लोटिस क्या होता है, एपिग्लोटिस क्या है, ये जस्ट यहाँ पर फेरिंग्स खत्म हो रहा है, यहाँ पर फेरिंग्स जस्ट खत्म हो रहा है, यहाँ पर क्या है, ट्यूब है, ठीक है, क्या है, यहाँ पर ट्यूब है। इसके जस्ट पीछे आपको क्या रहता है, ओसोफेगस रहता है, ठीक है। क्या फेरिंग्स तक दोनों का ट्यूब एक है, यानी कि यहाँ फेरिंग्स तक जो है कि दोनों का ट्यूब एक रहता है, यानी कि ओरल ट्यूब और नेजो का रास्ता, ठीक है, नेजल रास्ता और ओरो का रास्ता वो एक रहता है। बट जैसे ये एपिग्लोटिस होता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, रास्ता दो हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो श्वसन तंत्र है उसमें तो एयर हमारे लंग्स में जाना है और जो भोजन है वो कहाँ जाना है, पाचन तंत्र में जाना है, उसके लिए अलग ट्यूब होना चाहिए ना, एक ही ट्यूब से तो जाएगा नहीं। यहाँ क्या होता है, ये आगे एपिग्लोटिस तो है, यहाँ आगे की तरफ आपका क्या हो गया, ट्रेकिया हो गया, और इससे जस्ट पीछे की तरफ क्या होता है, ओसोफेगस होता है, ठीक है। ट्रेकिया के जस्ट पीछे, समझ में आया, ये अगर ट्रेकिया है ये क्या हो जाएगा, ओसोफेगस होगा, इस तरह से दोनों है। अब क्या है, ये पहले तो ये बात जाने कि ये क्या है, कार्टिलेज से बना हुआ है, ठीक है, क्या कार्टिलेज से बना हुआ है, बट ओसोफेगस कार्टिलेज से बना हुआ नहीं है, ठीक है, वो मसल से बना हुआ है। अब इसका ये स्ट्रक्चर कार्टिलेज से बना हुआ स्ट्रक्चर का एक मेन फंक्शन ये भी है कि अगर यहाँ पर सपोज डेट हम लोग अगर मान लें कि कार्टिलेज का नहीं है, ये भी मसल्स का है और इसके जस्ट पीछे क्या है, ओसोफेगस है ना, इसके जस्ट पीछे क्या है, ओसोफेगस है। दोनों अगर मसल्स का ही है, ठीक है, दोनों अगर मसल्स का ही है, मसल्स कार्टिलेज नहीं है इसमें, तो क्या होगा कि आगे से हम सांस ले रहे हैं, पीछे ये ओसोफेगस से क्या जा रहा है, फूड प्रोडक्ट यानी बोलस एंटर कर रहा है,
एक मतलब कि उसमें से जो फूड पास हो रहा है वो स्मूथली पास नहीं हो पाया, क्या होगा कि आगे से भी मसल ये भी क्या हो जाएगा, दोनों चिपक जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दोनों चिपक जाएगा, जैसे कि फूड हम लोग सही से खा नहीं पाएंगे। ठीक है, क्या नहीं कर पाएंगे, खा नहीं पाएंगे। लेकिन जब आगे का ये स्ट्रक्चर कार्टिलेज का है तो पीछे जो ऑसोफेगस है वो उसको भी सपोर्ट कर रहा है कि फूड आसानी से नीचे की तरफ मूव करे। ठीक है, नीचे की तरफ मूव करे। अब एपिग्लोटिस क्या है, एपिग्लोटिस को हम लोग मान सकते हैं कि एक क्या है, ढक्कन के जैसे काम करता है। समझ में आया? एपिग्लोटिस को हम लोग मान सकते हैं कि क्या, ढक्कन के जैसे काम करता है। अब कैसे ढक्कन के जैसे काम करता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो यहाँ पे एक दरवाजा रहता है कि वहाँ पर कोई दरवाजा हम लोग सेट नहीं करते, मसल पे बना रहता है। ये दरवाजा एक तरह से कैसे काम करता है, जब हम लोग खाना खाते हैं ये इस एपिग्लोटिस का जो होल है उसको क्या करता है, क्लोज कर देता है, बंद कर देता है। समझ में? अगर बंद नहीं करेगा तो क्या होगा कि फूड पार्टिकल्स श्वसन तंत्र में आ सकता है। समझ में आया? फूड पार्टिकल्स श्वसन तंत्र में आ सकता है। जब श्वसन तंत्र में आएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। होता है ना, कभी कभी खाते खाते अचानक से सड़क जाना, क्या है, जब खा रहे हैं खाते खाते फूड पार्टिकल्स अगर श्वसन तंत्र में आ गया तो सड़क जाते हैं तो जोर से खांसी आना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आया ना? वो क्या है, हाँ क्या, हिचकी नहीं, हिचकी में तो आपका खाने के साथ कभी कभी नहीं हो जाता, अचानक से खांसी आ जाना आम भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, सरकना बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है, ढक्कन की तरह काम करता है कि जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं तो ये क्या करता है कि इस दरवाजे को यानी कि इस रास्ते को क्या करता है, बंद कर देता है। अगर यहाँ पर एपिग्लोटिस नहीं होता, ठीक है, मान लेते हैं अगर यहाँ पर एपिग्लोटिस नहीं होता तो क्या होता, ये दरवाजा भी क्या रहता, ओपन रहता। क्या रहता, ये भी ओपन रहता, खुला दरवाजा रहता, खा रहे हैं वो श्वसन तंत्र में भी चले जाता है। जब श्वसन तंत्र में भी चले जाता है तो प्रॉब्लम होता है। कभी कभी सुने ना, न्यूज में भी सुनेंगे या फिर ऐसे भी सुने हैं कि खाना खाते वक्त इतना दूर से उसको सड़क गया, मतलब श्वसन तंत्र में फूड पार्टिकल्स चले गया, इसके कारण उसकी मृत्यु होगी। कभी कभी सुने हैं, या कभी कभी ऐसा खुद के साथ भी हुआ, खाते खाते इस तरह से मतलब कि सरकना आ गया कि लग रहा है जैसे कि आप सांस ऊपर चले गया। होता है ना कभी कभी कि जैसे सांस ऊपर चले गया, इस कंडीशन में भी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, ये क्या काम कर रहा है, ढक्कन का काम कर रहा है। जब खाना खा रहे हैं उसको क्या कर रहा है, बंद कर दे रहा है, और जब नहीं खा रहे हैं तो क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है। ओपन नहीं करेगा तो एयर कैसे जाएगा? समझ में? जब ओपन नहीं करेगा तो एयर कैसे जाएगा? तो एयर जब सांस ले रहे हैं तो ये ढक्कन ओसोफेगस के ऊपर जा रहा है और इसके अंदर एयर आ रहा है, और जब फूड खा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये ढक्कन मतलब कि ट्रेकिया के लेरिक्स के ऊपर आ रहा है और उधर से फूड जा रहा है। मान लीजिए ये दो ट्यूब है, ठीक है, इसके जस्ट पास दो ट्यूब है, यहाँ पर ढक्कन लगा हुआ है। ठीक है, ढक्कन लगा हुआ है, इसको मान लेते हैं ओसोफेगस है और ये क्या है, ट्रेकिया है। ये क्या है, लेरिक्स है। ये क्या है, लेरिक्स। ठीक है, अब जब हम लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है, जब हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना यहाँ से खाए, अब खाना अगर यहाँ से खाए उसको जाना कहाँ है, जाना कहाँ है, ओसोफेगस में जाना, तब पाचन तंत्र में जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर ढक्कन है, ये भर के इस तरफ आके इसको बंद कर दे रहा है। इसको जब बंद कर दे रहा है, यहाँ से रास्ता है, वो जिधर रास्ता रहेगा वहीं पर जाएगा। ठीक है, अब जब हम एयर ले रहे हैं, जब एयर लेंगे तो क्या करेगा, ये ढक्कन यहाँ से ओपन हो गया, ये इस तरफ बंद करेगा और क्या हुआ, ये यहाँ पास हो जाएगा। समझ में? ये इस तरह से एपिग्लोटिस काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया? और ये स्ट्रक्चर आपको हायर बोन का दिख रहा है। हायर बोन स्केलेटल सिस्टम पर आप चुके हैं कि हायर बोन स्ट्रक्चर जो हमारे गले के पास पाया जाता है। इसके बाद ये पूरा स्ट्रक्चर आपको क्या है, लैरिंक्स है। ठीक है, क्या है, लैरिंक्स का स्ट्रक्चर है। हम ये लैरिंक्स ट्रेकिया वगैरह सब कार्टिलेज से बना हुआ है। उसके बाद ट्रेकिया का स्ट्रक्चर जा रहा है, दिख रहा है, ट्रेकिया का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये क्या, एक पाथवे, क्या हुआ, एक पाथवे है, यानी कि एयर वहाँ से आ रहा है और ये क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ठीक है, पास कर रहा है, ये अभी रास्ता ही है, ये रास्ता का ही काम कर रहा है। क्या कर रहा है, ये रास्ता का ही काम कर रहा है। एयर जो भी आ रहा है वो इसके थ्रू पास हो रहा है, पास होते हुए जाएगा। इसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये ट्रेकिया दो भागों में बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे पास दो लंग्स है ना, है ना, दो लंग्स है, तो उसको तो यहाँ तक तो एक ही भाग में है, लेकिन हमारे पास दो लंग्स है, दोनों बगल तो जाना चाहिए एयर। तब जब दोनों जगह एयर जाना चाहिए
ये क्या हुआ, 2 भागों में बट गया। जब 2 भागों में बटा तो उसका क्या नाम पड़ा, क्या नाम पड़ा, ब्रोंकाई पड़ गया। ठीक है, जब ब्रोंकाई आगे की तरफ ये जा रहा है क्योंकि लंग्स में चारों तरफ उसको क्या करना, उसको फैलना है, तो ये क्या करेगा, अपना शाखा बढ़ाएगा। देखते हैं ना पेड़ वगैरह, जल एक ही जल रहता है, आगे जाके थोड़ा सा और टहनी निकलता है, फिर उस टहनी से भी और टहनी निकलता है, फिर उस टहनी से छोटा छोटा टहनी से पत्ता वगैरह निकलता है, देखते हैं ना। तो वैसे ही समझ सकते हैं कि ये क्या है, टहनी है। टहनी के बाद क्या जा रहा है आपका, ये क्या हो गया आपका ब्रोंकस हो गया। लेफ्ट राइट, जो लेफ्ट साइड में होगा लेफ्ट ब्रोंकस और जो राइट साइड में होगा राइट ब्रोंकस। अब क्या है इसमें आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, प्राइमरी ब्रोंकस है, सेकेंडरी ब्रोंकस लिखे हैं। ठीक है, क्या लिखे हैं, प्राइमरी ब्रोंकस और सेकेंडरी ब्रोंकस। प्राइमरी मतलब जो पहले आ रहा है, यानी कि जो शाखा पहले निकला वो प्राइमरी हो गया, उसके बाद जो शाखा बाद में निकला वो सेकेंडरी हो गया, जो तीसरे नंबर पे निकला वो टर्शियरी हो गया। किस तरह से, क्या है कि ये जब पहले निकल रहा है उसको प्राइमरी बोल दे रहे हैं, और जो उसका ब्रांच सेकेंड में निकल रहा है उसको सेकेंडरी ब्रोंकस बोलते हैं। अब यही ब्रोंकस क्या हो रहा है, फर्दर डिवाइड हो रहा है, यानी कि अपने आप को फिर से बढ़ा रहा है। ये क्या हो गया, ब्रोंक्यूल्स हो गया। क्या हो गया, ये ब्रोंक्यूल्स हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये ब्रोंक्यूल्स हो गया। अब ये ब्रोंक्यूल्स क्या करेगा, अपने ब्रोंक्यूल के साथ बहुत सारा एयर से इस तरह से लगा होगा। ठीक है, इस तरह से एयर से लगा होगा। ये क्या हो गया, एल्वियोलाई हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, एल्वियोलाई हो गया। यहाँ तक के स्ट्रक्चर को जानने में कोई कठिनाई, कोई समस्या वगैरह नहीं ना। जान लिए क्या स्ट्रक्चर है नोज का, फेरिंक्स का, लेरिंक्स का और ब्रोंकस का। ब्रोंकस ट्रेकिया वगैरह किससे बना हुआ है, कार्टिलेज से बना हुआ है। ठीक है, किससे बना हुआ है, कार्टिलेज से बना हुआ है। क्या क्या काम कर रहा है, ये स्ट्रक्चर दे रहा है, दूसरा क्या हेल्प कर रहा है हमारे, जब हम फूड भी ले रहे हैं, क्योंकि इसके जस्ट पीछे ये और नली भी है। ये क्या हुआ, एक नली हुआ ना, नली हुआ ना, श्वास नली क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, श्वास नली बोलते हैं ना। रेस्पिरेटरी नली है, 2 नली है। अब 2 नली, दोनों नली का अगर एक ही जैसा स्ट्रक्चर रहेगा तो वो चिपक जाएगा। तो क्या है कि एक का अलग स्ट्रक्चर है और दूसरे का अलग स्ट्रक्चर है, जिसके कारण इसके दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। यानी कि पीछे से जो भोजन जा रहा है वो स्मूथली पास हो रहा है, और यहाँ से श्वास आराम से हमारे लंग्स तक पहुँच रहा है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है बेटा इसको। ठीक है, बोर्ड पे दिख रहा है, ये किस चीज़ का फिगर है, एल्वियोलाई का फिगर है। बोर्ड पे बनाइए क्या है, एल्वियोलाई का फिगर है। ठीक है, क्या हो रहा है, पिछले स्लाइड में हमने क्या फिगर देखा, कहाँ तक देखे थे, ट्रेकिया ब्रोंक्यूल्स तक बना हुआ था। ठीक है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एल्वियोलाई बना हुआ है। ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रोंक्यूल्स है। ये क्या है आपको, ब्रोंक्यूल्स है। ब्रोंक्यूल्स से क्या आपका निकल रहा है, ये क्या है आपका एल्वियोलर डक्ट है। ठीक है, यहाँ से एक नली निकल रहा है, इसमें बहुत सारे एल्वियोलाई प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, क्या एल्वियोलाई प्रेजेंट रहते हैं, मतलब एक जैसे अंकुर गुच्छा होता है ना, कि एक मतलब कि टहनी में, थाली में, एक टहनी में बहुत सारा अंकुर गुच्छा रहता है, एक गुच्छा में बहुत सारा अंकुर गुच्छा रहता है ना, उसी तरह से ये भी रहता है, एल्वियोलाई भी रहता है। ये डक्ट निकल रहा है, उसमें से चारों तरफ से बहुत सारे एल्वियोलाई प्रेजेंट रहते हैं। तो क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, एल्वियोलर डक्ट हो गया। ये पूरा एल्वियोलाई है, क्या है, ये पूरा एल्वियोलाई है, और ये इसके बीच का जो जगह है, इसके बीच का जो जगह है, क्या हो गया, एल्वियोलर क्षेत्र हो गया। अब यहाँ पर दिख रहा है 2 स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, एक क्या है, वेन्योल्स है, एक क्या है, आर्टेरियोल्स है। जिसको रेड कलर से बनाया हुआ है वो क्या है, आर्टेरियोल्स है, जिसको ब्लैक से बनाया है वो क्या है, वेन्योल्स है। बीच का आपको बहुत सारा जो नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर दिखता है वो क्या है, कैपिलरी नेटवर्क है। ठीक है, कैपिलरी नेटवर्क है। ये तो समझ में आया। अब देखिए कि एयर पास हो रहा है। ठीक है, एयर से बना रहे हैं, यहाँ से क्या हो रहा है, एयर यहाँ से पूरा पास हो रहा है। ठीक है, पास हो गया, ये एल्वियोलर साथ में इस सेट में जा रहा है, एल्वियोलाई में सब जगह जा रहा है। ठीक है, सब जगह चलिए क्या क्या एयर क्या। अब ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में कैसे पहुँचेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन हम लिए ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन गया, अब पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड भी आया होगा ना, कहाँ कैसे आया और ये कैसे बाहर निकलेगा,
ठीक है। अब यहाँ पर इसको समझते हैं कि वेन्यूल्स और आर्टेरियोल्स को, ठीक है। क्या वेन्यूल्स और आर्टेरियोल्स को ये क्या कर रहा है, शरीर से क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल, शरीर से पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड लाएगा एल्वियोलाई तक, ठीक है। ये पूरे शरीर में फैला हुआ है ना। आर्टेरियोल्स और वेन्यूल माइक्रो हर एक कोशिकाओं के पास है, हर एक कोशिकाओं के पास है। और यहाँ पर भी पहुंचाइए क्या है, पूरे एल्वियोलाई में चारों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। चारों तरफ से क्या है, घिरा हुआ है। अब ये क्या करेगा, पूरे बॉडी से क्या ला रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को ला रहा है और यहाँ पर बाहर से ऑक्सीजन आया है। अब ये क्या होगा कि ये कैपिलरी जो है, ठीक है, ये कैपिलरी जो है ये क्या है, नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर है। नेटवर्क मतलब जालीनुमा स्ट्रक्चर है। क्या है, जालीनुमा स्ट्रक्चर है। उस जालीनुमा स्ट्रक्चर से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी की तरफ जाएगा और जो है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या जाएगा, बॉडी की तरफ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा और ऑक्सीजन अंदर जाएगा, यानी बॉडी की तरफ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन को लेके आर्टरी कहाँ, पूरे बॉडी में पहुंचाएगी, ठीक है, पूरे बॉडी में पहुंचाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। यहाँ पे रेड कलर से जो बना है वो समझ लीजिए, ठीक है। रेड कलर से जो बना है उसको ऑक्सीजन समझ लेते हैं। अब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड पूरे बॉडी से आया। अब ये क्या होगा, पूरे बॉडी से जो आया सब जगह कार्बन डाइऑक्साइड होगा, पूरे बॉडी से जो आया सब जगह कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अब ये क्या होगा, जिस तरह से आ रहा था ऑक्सीजन उसी तरह से क्या होगा, ये भी बाहर की तरफ निकलेगा ना, ये भी बाहर की तरफ निकलेगा। कैसे, ऐसा नहीं कि ये बस यहीं पर कैपिलरी, हर जगह कैपिलरी यहाँ पर भी है, ठीक है। क्या पर यहाँ पर भी है CO2, यहाँ पर भी है O2 है, CO2 O2 है, ठीक है। अब CO2 क्या होगा, CO2 क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। ये क्या है, वेसल्स क्या किया, CO2 को यहाँ तक पहुँचा दिया। अब CO2 क्या करेगा, ये इस रास्ते से होकर बाहर निकलेगा और O2 को फिर से ब्लड वेसल्स क्या करेगा, हमारे पूरे बॉडी में पहुँचाएगा, ठीक है। समझ में आया कि ये ब्लड वेसल्स का, अगर यहाँ ब्लड वेसल्स नहीं रहेगा, ठीक है, मान लीजिए अगर यहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं रहेगा, ठीक है, आर्टेरियल वेन्यूल क्या है, ब्लड वेसल्स है ना। अगर ब्लड वेसल्स नहीं रहेगा तो क्या होगा, ब्लड वेसल्स नहीं रहेगा तो क्या होगा, ब्लड वेसल्स नहीं रहेगा तो हमारे जो खून है वो पूरे शरीर में आना जाना नहीं करेगा। खून आना जाना नहीं करेगा, खून के साथ क्या होता है, क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स आता रहता है ना। तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्योंकि ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन ले रहे हैं। अगर यहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं रहेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुँचाने वाला कोई होगा ही नहीं, है ना। ये किस तरह से काम कर रहा है, कैरियर के जैसे काम कर रहा है ना, ब्लड वेसल किस तरह से काम कर रहा है, कैरियर के जैसे काम कर रहा है ना, कि ऑक्सीजन हमारे टिश्यू को चाहिए, हमारे सेल को चाहिए, वो वहाँ तक ऑक्सीजन को पहुँचा रहा है। और सेल जो ऑर्गन जो भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके जो भी वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हुए क्या कर रहा है, वापस यहाँ ले आ रहा है ताकि वो हमारे शरीर से बाहर निकल सके, ठीक है। समझ में आया, ताकि वो हमारे शरीर से बाहर निकल सके। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। तो आज हम लोग कितना जान चुके हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन हैं, ठीक है। उस ऑर्गन के सारे स्ट्रक्चर को हम लोगों ने जान लिया है यहाँ तक। अब एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन बच गया है क्या, लंग्स, जिसको हम अगले क्लास में कवर करेंगे। यहाँ तक कोई समझने में कोई परेशानी नहीं। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक आप सभी छात्र छात्राएं जो भी हैं अच्छे से मन लगा के, दिल लगा के पढ़िए। धन्यवाद।